Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी यहाँ पर रेफरेंस बुक होती है, साइंस ओलंपियाड होते हैं, एनटीएससी होता है, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना तो कोई पैकेज यहाँ पर परचेज करना है, क्योंकि सारे वीडियोस आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का एक सीरीज यहाँ पर चल रहा है और इसमें हम लोग सिविक्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया था और आज का जो हमारा ये सेशन यहाँ पर होगा इसमें हम चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर ये रहता है कि सर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन पेपर जो है अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में यहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों की सुविधा के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी जिसमें टेस्ट पेपर जो है वो आपको अवेलेबल कराया गया है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और अभी आप यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो जो है वो यहाँ पर देख लीजिए सो दैट आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो थोड़ा सा और इनहेंस यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दें। तो टोटल हमेशा की तरह इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 1 नंबर के क्वेश्चन, 10 2 नंबर के क्वेश्चन, 10 3 नंबर के क्वेश्चन और 10 जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, जिसको एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा और जो लोग यहाँ पर नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक इस चैप्टर को, उनका भी एक क्विक रिविजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एमसीक्यू दिया है कि कोई ऑर्डिनरी लॉ है नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर कोई बिल प्रोड्यूस किया जाता है ना, या उसको इंट्रोड्यूस हम यहाँ पर करते हैं, लोकसभा में करें या राज्यसभा में करें, तो उसको अगर कानून बनना होता है तो दोनों जो लोकसभा राज्यसभा है उनसे यहाँ पर पास करना जरूरी है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, ठीक है, कि भाई एक बोल रहा है कि पास करना है, एक बोल रहा है कि नहीं पास करना है, इस तरीके की सिचुएशन अगर यहाँ पर क्रिएट होती है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी तब यहाँ पर ज्वाइंट सेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना ज्वाइंट सेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 में यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल नंबर 108 जो है वो ज्वाइंट सेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। ज्वाइंट सेशन जब यहाँ पर होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों प्रेजेंट होंगे और इसकी जो चेयरमैनशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि जो ज्वाइंट सेशन होते हैं उनको प्रिसाइड कौन करता है, तो वो स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा इन। तो लोकसभा के पास क्या है कि ज्यादा पावर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे किससे रिलेटेड ज्यादा पावर्स हैं, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, पासिंग डिफरेंट बिल, मनी मैटर्स या फिर नन। तो देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि पैसे से रिलेटेड यहां पर कोई बिल होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मनी बिल्स, तो मनी बिल्स जो है वो कहां पर इंट्रोड्यूस होगा, वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें यहां पर पास करवाना है कि भाई सरकार जो अभी आपको यहां पर देखने को मिल रही है वो यहां पर मेजॉरिटी में नहीं है ना, उनके पास कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल लोकसभा में ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर ऑप्शन में नहीं गिवन है, लेकिन मनी मैटर्स जो है वो आपको यहां पर दिखाया गया है। तो मनी मैटर जो है वो केवल आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्यसभा में देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर सी। बाय हाउ मेनी डेज कैन द राज्यसभा डिले अ मनी बिल। अब क्या होता है कि जब मनी बिल यहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो मनी बिल जब यहां पर इंट्रोड्यूस होता है तो वो राज्यसभा के पास जाता है ना। कोई भी बिल अगर यहां पर लोकसभा में पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा के पास यहां पर क्या है कि एक ऑप्शन यहां पर ये अवेलेबल है कि ये क्या कर सकते हैं कि केवल 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकते हैं। अगर 14 दिन से ज्यादा यहां पर हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो जो बिल है वो राज्यसभा से यहां पर पास हो जाएगा। दूसरी बात, राज्यसभा यहां पर क्या कर सकता है कि कुछ चेंजेस जो है वो यहां पर बता सकते हैं कि इस बिल में ये तरीके की जो चेंजेस हैं वो यहां पर होनी चाहिए।
अब जो चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं वो लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितने दिन तक मनी बिल को अपने पास रख सकते हैं? 14 दिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, with the advice of the prime minister, without the advice of the prime minister, taking some minister into the confidence, with the help of election commissioner। तो याद रखिएगा, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी यहाँ पर मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, मतलब जिसने ज्यादा सीट्स यहाँ पर जीती हैं, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर के पास एक लिस्ट होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को दी जाती है, और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं कि बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, मतलब कि विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, उनके बेसिस पे फिर यहाँ पर क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के केस में यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका यहाँ पर क्या रोल होता है, ये आपको बताना है। कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई अभी के टाइम पीरियड पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोगों को अभी हमारे जो सीजेआई हैं उनका नाम पता है, ठीक है। दूसरी बात, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट जो यहाँ पर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबो। देखो ध्यान रखना है आपको ये बात हमेशा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज होते हैं, है ना, वैसे तो क्या है कि जो सीजेआई हैं वो भी यहाँ पर क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं, लेकिन सबसे सीनियर होते हैं, इसलिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। उनके साथ दूसरे जजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, उनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो जुडिशरी के केस में तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इसमें से कौन से पार्ट हैं? दो तरीके के हैं भाई, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपके कैबिनेट जो मिनिस्टर्स यहाँ पर होते हैं ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसी के अंतर्गत आपको होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो होम मिनिस्टर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कैबिनेट का यूज नहीं किया गया, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनका नाम लिखा हुआ है, तो होम मिनिस्टर इस क्वेश्चन का जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ट्रू बोला गया है कि फॉल्स बोला गया है। यहां पर बोला गया है कि जुडिशरी से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो गलत है। एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो भी कानून यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर पास किया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लगेगा। तो ये तो गलत है ना भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल थोड़ा ना लगता है। ठीक है, तो पहले ही वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बाकी भी हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई कानून जाएगा तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको स्ट्राइक डाउन यहाँ पर कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब अपने हिसाब से वो यहाँ पर काम करेंगी जो उनको सही लगेगा। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हिज और हर राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सिटीजन जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने कोर्ट में जा सकता है अगर उसको लगता है कि मेरे अधिकारों का यहाँ पर हनन हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया था तो ए जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में यहाँ पर ये कानून है, तब यहाँ पर क्या करेंगे वो उसको यहाँ से जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज उनका अप्रूवल नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, है ना, मतलब पुराना कानून बनाया जा सकता है, नया कानून बनाया जा सकता है, ठीक है, और जो पुराने हैं उसमें चेंजेस वगैरह भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो ये सब काम करने का अधिकार किसको, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्टेड यहाँ पर जो है वो बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जनता ने वोट करके उन मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, है ना। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है वो सभी लोग, या जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया आप भी, है ना, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो आप एलिमिनेट कर दोगे, है ना, क्योंकि वो गलत है, लेकिन पार्लियामेंट और लोकसभा में, है ना, इसमें से कंफ्यूजन यहां पर होगी। कई लोग तो क्या करेंगे कि नीचे के ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, है ना, सीधे पार्लियामेंट यहां पर लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, पार्लियामेंट की जब भी हम यहां पर बात करते हैं, इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहली चीज तो जो यहां पर होती है उसको हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, जो क्या है, जो इलेक्टेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज जो यहां पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा यहां पर हो गया। तो लोकसभा इलेक्टेड बॉडी है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो यहां पर क्या होते हैं कि जो लोकसभा है उसके प्रति यहां पर उत्तरदायी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब वहां पर जो दूसरे मेंबर्स हैं वो यहां पर जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनसे सवाल यहां पर पूछते हैं। राज्यसभा में भी होता है, लेकिन लोकसभा के प्रति उनकी जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, गलत कर सकते हो, लेकिन अब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अब यहां पर ये चीज जो है वो बता दी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड। ठीक है, जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर यहां पर कोई सरकार बनाती हैं तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, आसान है ना। तो याद रखना, ज्वाइंट गवर्नमेंट नहीं कि भाई 2-3 मिल रहे हैं तो उसको ज्वाइंट बन गया और उससे फिर हम यहां पर सरकार बना रहे हैं, वो नहीं होगा। कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का करेंगे, मतलब इसमें 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हो आप और 1 लाइन में भी दे सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कैसा यहां पर आंसर लिखने की जरूरत है। तो 1 शब्द में होगा तो 1 शब्द में भी आप लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, और 1 लाइन में लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि नेम द 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजंस इन इंडिया। भारत में जो भी मेजर डिसीजंस यहां पर लिए जाते हैं उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा, उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी वो ये देखते हैं कि कानून जो यहाँ पर बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो यहाँ पर नहीं है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, याद रखिएगा, हेड ऑफ द स्टेट जब भी यहाँ पर आपसे बोलेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हेड ऑफ द स्टेट में तो जो है वो प्रेसिडेंट कहाँ होते हैं, वो तो गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं, तो इनमें से कोई आंसर होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब जो स्टेट टर्म यहाँ पर यूज किया गया है ना, ये हमारी कंट्री के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। याद रखना, स्टेट तो स्टेट होते ही है, लेकिन जो भी सरकारी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी हम स्टेट यहाँ पर कह सकते हैं। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है। अब एक चीज और आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, एक आपसे पूछेंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं हमारे देश के, ठीक है। एक होता है यहां पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जिनके पास नाम मात्र की पावर आपको देखने को मिलेगी वो यहां पर कौन है, वो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रियल एग्जीक्यूटिव जो यहां पर होते हैं वो आपको पीएम देखने को मिलेंगे। स्टेट के केस में अगर हम देखेंगे तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नर होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको सीएम यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है और जो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी हमारे देश में देखने को मिलेंगे ये कौन है, ये आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। राइट 1 रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन को मंडल कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे, है ना, उनको रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, उनकी रिकमेंडेशन के लिए बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में एक कमीशन यहाँ पर बनाया गया था 1979 में, ठीक है। याद रखना, ईयर 1979 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में मंडल कमीशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी थी, जिसमें से एक रिकमेंडेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि भाई जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे उनको 27% यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 27%, ठीक है। तो 27% आपको यहाँ पर लिखना है, ये रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की देखने को मिलती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में देखिए अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 250 यहां पर हो सकती है, ठीक है। 238
+12। अब ये जो 238 लोग यहाँ पर होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये स्टेट से आते हैं, है ना, जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो लोग इनको यहाँ पर इलेक्ट करके भेजते हैं, मतलब वो लोग वोटिंग डालते हैं, हम लोग वोटिंग नहीं डालते हैं, ठीक है। 12 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड किसी ने कोई काम किया है ना, खेल कूद हो गया, अपनी फील्ड में जो लोगों ने यहाँ पर महारत हासिल करी है, जैसे 12 लोगों में से अगर आप देखोगे तो सचिन तेंदुलकर जो है उनको भी नॉमिनेट यहाँ पर किया गया था, मैरी कॉम जी जो है वो अभी के टाइम पीरियड पर आपको नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये लोग यहाँ पर क्या होते हैं, इनको हम नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करें, तो 12 मेंबर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नॉमिनेट यहाँ पर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होता है उसका जब ज्वाइंट सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पर बताया, ये कौन सा आर्टिकल में यहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 108, ठीक है। इसकी बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर 108 जो है ये ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, मैं 2-3 आर्टिकल और आपको बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 108 हो गया, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है आपका आर्टिकल 1110, ठीक है, और एक यहां पर होता है आपका आर्टिकल 112, ठीक है, ये हो गया आपका 112। सो आर्टिकल 110 जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये आपका मनी बिल से रिलेटेड होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के बारे में यहां पर बात करता है, और आर्टिकल 112 जो है ना, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, बोले सर ये क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, तो आपने बजट नाम जो है वो यहाँ पर सुना होगा। हमारे संविधान में बजट नाम के शब्द का जो है वो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपका आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रिसाइड यहां पर करते हैं। विच इज नोन एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है कि जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट यहां पर है ना। अब जिसको पता होगा एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है वो इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा, बहुत आसान है। तो सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट आपको देखने को यहां पर मिलता है। What does SEBCs स्टैंड फॉर, ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है। तो SEBCs जो हैं ये हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनको हम यहाँ पर SEBCs यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी क्या है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर पता होना आवश्यक है। हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि एक्स ऑफिशियो टर्म एक यहाँ पर लिखा गया है। एक्स ऑफिशियो का मतलब यहां पर क्या होता है कि अगर आप यहां पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या है कि आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो इसलिए आप क्या है कि नीति आयोग के जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो। जैसे नीति आयोग है ना हमारे देश में, जैसे प्लानिंग कमीशन होता था, वैसे नीति आयोग अब यहां पर काम कर रहा है 1 जनवरी 2015 से। तो नीति आयोग का जो आप ये कह सकते हैं कि चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इन द सेम वे यू कैन सिंपली से वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो याद रखना एक्स ऑफिशियो का ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो दिया है कि अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर विद इन व्हाट टाइम ही हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। देखो क्या है कि जब यहाँ पर मंत्रिमंडल बनता है ना, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए हैं, अब यहाँ पर क्या है कि मंत्रिमंडल बनेगा। तो मंत्रिमंडल जब यहाँ पर बनता है तो आपका ना लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, केवल लोकसभा की बात नहीं होती है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी ना किसी का आपको मेंबर होना पड़ेगा। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप रहोगे तभी यहाँ पर क्या है कि मिनिस्टर बनोगे। लेकिन एक यहाँ पर रियायत ये दी गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है जो MP नहीं है ना, ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है, उसको भी मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत जो है विद इन 6 मंथ उसको यहां पर क्या है, या तो जो है आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा में, वहां पर उसको मेंबर बनना जरूरी है। अदरवाइज 6 महीने के बाद उसको यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
कि मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, तो ये थे हमारे वन शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 1 मार्कर जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, अब हमारा जो अगला सेगमेंट है ये है शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें 1 लाइन 2 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज यहाँ पर कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पर एज होती है जज की वो होती है 65 ईयर्स। ठीक है, 65 साल तक जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हाई कोर्ट का भी बता देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। ठीक है, ये लीजिए आपका जीवन सफल कर देते हैं अभी हम। ठीक है, सो हाई कोर्ट के केस में यहाँ पर याद रखना कि जो यहाँ पर जजेस के रिटायरमेंट की एज होती है वो यहाँ पर कितनी होती है, ये आपको 62 ईयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। मतलब 62 साल जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज है और सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव अभी मैंने आपको बताया था। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। और अगर आपसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पूछेंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना है, आपको जो है वो आंसर लिखना है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम यहाँ पर बोलते हैं ना तो ये एक बड़ा टर्म है। अब इसके अंतर्गत ना अलग अलग तरीके के मिनिस्टर होंगे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो अगर मैं मान लीजिए कि इसका एक वेन डायग्राम यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर हो गई आपकी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको इस तरीके से ये 3 गैप जो है ये सर्कल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर क्या है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बाहर वाला सर्कल हो गया। इसके अंतर्गत ही आपको ये कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और उसके बाद यहाँ पर क्या है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये लोग इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत ये तीनों लोग इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों लोग यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जो भी मेजर पॉलिसी डिसीजन ठीक है भारत में यहाँ पर लिए जाते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो है वो काफी योगदान यहाँ पर रहता है, मतलब इनके द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, एक टर्म मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, तो किचन कैबिनेट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, और किचन कैबिनेट जो होता है वो टर्म ऐसा यूज किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी उस टाइम पीरियड पर देश के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनके कुछ खास लोग है ना, 3-4 जो मिनिस्टर यहाँ पर खास लोग हैं, उनको मिलकर जो है वो यहाँ पर किचन कैबिनेट बनता है, जो मेजर पॉलिसी के ऊपर डिसीजन वगैरह यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, Why does the political executive have more power than permanent executive? है ना, मतलब अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव को देखोगे तो ये लोग क्या होते हैं, ये मोर क्वालिफाइड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, ये तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाते हैं, है ना, तो जनता के लिए उतने रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं होंगे। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यहाँ पर देखोगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन जो है, ठीक है, इलेक्शन में वोट डाल के जनता ने उनको यहाँ पर इलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद वो मंत्री वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो जनता अगर कोई सवाल यहाँ पर पूछेगी तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से पूछेगी कि साहब आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने बोला था ये करने को, आपने ये क्यों नहीं किया, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर जनता को आंसर देना पड़ेगा। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जैसे सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस वगैरह, ये क्या करते हैं, जनता को डायरेक्टली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी वजह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब कहीं पर भी अगर आप डेमोक्रेसी देखोगे किसी भी देश में, है ना, अगर कहीं पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है तो बात करती है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। इंस्टीट्यूशन मतलब लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इस तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्यों इंसिस्ट करती है कि ऐसे होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस। पहली बात
इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना वो डिस्कशन चलता रहता है, मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर डिस्कशंस वगैरह यहाँ पर चलते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि सब लोगों की बात यहाँ पर सुनी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिले होते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिले देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल वर्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्विकली बहुत जल्दी डिसीजन यहाँ पर नहीं होता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर हम डिसीजन लेते हैं। मेक इट इजी टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेक इट इजी टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि गलत डिसीजन भी नहीं लिए जाएंगे। जब इतना ज़्यादा डिस्कशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो जल्दी अगर कोई अच्छा डिसीजन नहीं आएगा तो साथ ही साथ बैड डिसीजन से भी हम यहाँ पर बच पाएंगे। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू फो कंसल्टेड इन एनी डिसीजन, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, जैसे इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेट ऑफ पीपल टू कंसल्टेड इन एनी डिसीजन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि जब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को हम जब यहाँ पर देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो डिस्कशन का पार्ट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो वो डिस्कशन का पार्ट यहाँ पर बन रहे हैं और इसी वजह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग जब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे कि बड़े स्केल पर आपको सही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो ये बोलती है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होने चाहिए और उनके थ्रू यहाँ पर हमको डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हु टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस इन इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं और जो भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके जो हेड होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उनके साथ सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर उस पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग बैठे रहेंगे तो फिर सबको कन्विंस करना, सबकी बातों को सुनना, उसके बाद डिसीजन मेकिंग निकल कर आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कैबिनेट के साथ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है और चीज़ें फाइनल की जाती है और फिर पूरी की पूरी काउंसिल को यहाँ पर बता देते हैं। तो यही लोग क्या करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस यहाँ पर होते हैं वो लिए जाते हैं। और इसमें ना आप ये भी लिख सकते हो, है ना, कि यहाँ पर क्या है कि जो इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो भी पॉलिसी वगैरह यहाँ पर लेनी है, तो जो आपके परमानेंट आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज बैंक अच्छा होता है, इनको चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छी होती है, तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनकी यहाँ पर ये मदद करते हुए भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कैन अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ मिनिस्टर? तो इसका आंसर लिखना है यस, ठीक है। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल बनेंगे, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। जिस दिन उनका मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है उस दिन अगर आप देखोगे तो उसके 6 महीने के अंतर्गत आपको जो है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि उसको मिनिस्टर की जो कुर्सी है फिर वहां पर 6 महीने के बाद छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज अगर देखेंगे हम तो ये आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्या होता है कि कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर होता है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जनता खुद यहाँ पर जो है वो वोट दे रही है ना, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जैसे मैरी कॉम जी हैं, है ना, या सचिन तेंदुलकर हैं, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो जो भी यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मतलब यहाँ पर क्या बात हुई, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट हिम हर, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपके विधायक लोग होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग इलेक्टेड मेंबर, और उसके बाद लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड है और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। अब आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि सर राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका तो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन वो क्या है कि उनको उन लोगों ने इलेक्ट यहाँ पर किया है जिनको आपने इलेक्ट किया था। मतलब जो हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर इलेक्ट किए ना,
उन्होंने इलेक्शन आपके बिहाफ में यहाँ पर डाला है और उन मेंबर्स को यहाँ पर फिर राज्यसभा में जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेटर जो इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड डू रिमेंबर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है इसको हम इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर कहते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ केस ऑफ अ बिल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया है या राज्यसभा से पास हो गया है, दोनों जगह से पास होकर वो किसके पास आ गया है, वो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर आ गया है। तो अब आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर कौन कौन सी पावर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को यहाँ पर मंजूरी देते हैं तब क्या होता है कि वो बिल जो है वो यहाँ पर कानून बनेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पर होती हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। आफ्टर अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट टू द बिल और दैट ही विथहोल्ड हिज असेंट फ्रॉम इट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि दो चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर क्या हुआ, पहली चीज यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया कि बिल को असेंट यहाँ पर दे दिया, कि मंजूरी दे दी। तो जब मंजूरी यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो बिल है वो यहाँ पर कानून बन जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कर दिया कि अपना जो एसेंट है वो यहाँ पर होल्ड कर दिया, है ना, कि मैं इस पर्टिकुलर बिल को जो है वो एसेंट यहाँ पर नहीं दूंगा, तो खत्म हो गई बात यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, ही कैन रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट, है ना, कि मतलब उनको ये लगता है कि कुछ चीजें जो हैं उसमें बदली जा सकती हैं, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, बिल को पार्लियामेंट में जो है वो दोबारा यहाँ पर भेज दिया। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, याद रखना है एक बात, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि जब मनी बिल यहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जब मनी बिल यहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले ना प्रायर परमिशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो प्रायर परमिशन होती है प्रेसिडेंट की वो देखने को मिलेगी, मतलब बिल लोकसभा में आने से पहले, ठीक है, प्रेसिडेंट से यहां पर अप्रूव करवाया जाता है, उसके बाद यहां पर क्या करते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस यहां पर लोकसभा में करेंगे। तो मनी बिल क्योंकि वो पहले से उनके द्वारा यहां पर जो है वो रिव्यू किया गया था, है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि उसको आप रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। बाकी जो बिल होते हैं उनको रिकंसिडरेशन के लिए यहां पर भेजा जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने उस बिल को अगेन यहां पर पास कर दिया, ठीक है, देन शी हैज टू साइन इट। ठीक है, तब उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, साइन यहां पर करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि जो पावर्स यहां पर प्रेसिडेंट के पास आपको देखने को मिलेगी बिल के रिस्पेक्ट में, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ये सब चीजें जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर करी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट डज द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर क्या है कि हमारे यहां पर ना इंटीग्रेटेड, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड यहां पर जुडिशरी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो लोकल लेवल पर, है ना, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, या इसकी जगह पर कई बार ये भी शब्द यहां पर यूज किया जाता है जिसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ना अगर आप चाहो तो ऐसा एक पिरामिड सा बना सकते हो। ठीक है, कि नीचे जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेंगे, और ये क्या है, ये सारे के सारे जो कोर्ट हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसलिए याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट आपको मिलेगा फॉर इंटायर नेशन सेंट्रल लेवल पर, हाई कोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्टेट्स में, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो लोकल लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये जुडिशरी आपको यहाँ पर इस तरीके से हमारे देश में काम करती हुई दिखाई देती है। अब अगला सेगमेंट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है उसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो दिया हुआ है कि वाई आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट, गिव एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन, तो उसका क्या है कि कुछ प्रोसीजर यहाँ पर होती है ना, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। सो इंस्टीट्यूशन मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज क्या होगा कि किसी भी तरीके से अगर काम होने लगेगा तो फिर तो वो काफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो चीजों को आसान बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। ठीक है, किसी भी डिसीजन में अगर कंसल्टेशन यहाँ पर होगा
तो यहाँ पर क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि ताकि जो कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेने हैं तो वो यहाँ पर क्या है कि वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर आपको देखने को मिले, ठीक है। इट इंप्लीमेंट डिसीजंस इफ अ डिस्प्यूट अराइजेस देयर इज अ जुडिशरी टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है कि 3 तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे लेजिस्लेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज होती है वो यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पर होता है, इनका काम है कानून को बनाना, इनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और इनका काम है ये देखना कि कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो यहाँ पर नहीं कर रहा है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, तो इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन। अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट यहाँ पर आता है, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब यहाँ पर निकल कर आई, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब यहाँ पर हुआ तो लोगों ने प्रोटेस्ट यहाँ पर करी, तो प्रोटेस्ट के लिए जुडिशरी जो है वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देना, जिससे ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। लोकसभा जो है वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इस स्टेटमेंट को जो है वो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है, ठीक है। Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक मेजॉरिटी पार्टी है ना, जिसके पास क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपको जो सीट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और मेजॉरिटी पार्टी जो भी यहाँ पर होती है ये जिसको भी यहाँ पर अपना लीडर डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारे लीडर यहाँ पर होंगे, उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, ठीक है। मतलब इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात हो रही है कि अगर कभी ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं है ना, मतलब मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और उनके जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर, उनको रेजिग्नेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे मैं एक एडिशनल चीज आपको और यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हर साल यहाँ पर बजट जो है वो निकल कर आता है, ठीक है। अगर मान लो कि जो बजट है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा कि पास नहीं होता है, ठीक है। अभी तो क्या है कि जैसे पास हो गया है, तो अगर मान लीजिए कि पास यहाँ पर नहीं होगा, तो पास नहीं होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो मेजॉरिटी यहाँ पर है लोकसभा में, है ना, किस पार्टी की, जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसकी मेजॉरिटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये अपना बजट ही पास नहीं करवा पाए। तो इस केस में क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास होगा और प्राइम मिनिस्टर और जो भी यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर कंट्रोल करती है, और काउंसिल वगैरह जो है वो तभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब तक किसी भी पार्टी का, ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मेजॉरिटी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तभी तक यहाँ पर वो रूल मेकिंग वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी पावर जो है वो यहाँ पर छीन ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए लोकसभा को बोला जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो कंट्रोल करते हैं। यू कैन मेंशन अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन हियर, ठीक है। वही चीजें जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये 3 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। हाउ डज लोकसभा एक्सरसाइज मनी पावर, ठीक है। मनी पावर जो होती है वो लोकसभा यहाँ पर कैसे यहाँ पर उसको यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज करती है, इसके बारे में आपको बताना है। सो लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, ठीक है। राज्यसभा जो है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा ने मनी बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसको अपने यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि सेशन है उसमें यहाँ पर पास करवा दिया है ना, मतलब वोटिंग हुई उसको पास करवा दिया, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यसभा बस यहाँ पर क्या कर सकता है कि 14 दिन का डिले यहाँ पर कर सकता है, और उसमें यह भी यहाँ पर बताया जा सकता है कि भाई ये तरीके का परिवर्तन जो है ये चेंजेस यहाँ पर आप कर लीजिए। द लोकसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड दीज चेंजेस, मतलब वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये चीज जब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना कि जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी ना, तो प्रेसिडेंट के पास केवल 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। पहली चॉइस क्या है कि आप अप्रूव करो, दूसरी चॉइस यहाँ पर क्या है कि आप इसको अप्रूव ना करो। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप इसको रिटर्न करोगे, है ना, कि लोकसभा या राज्यसभा को आपने रिटर्न कर दिया कि ये बिल में थोड़ा ये सब करिए, ये सब नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, तब यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट को पहले जो है उसकी प्रायर परमिशन जो है वो यहाँ पर ली गई थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव फाइनल से ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। जो भी यहाँ पर कोई मैटर होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्यों है कि मतलब मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो आगे होनी चाहिए।
सो डेमोक्रेसी दैट विल ऑफ द पीपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, है ना। मतलब डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों के हित में यहाँ पर किया जा रहा है। तो सब चीज जो है वो यहाँ पर कौन है, वो नागरिक हैं, जो सिटीजन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिल रहे हैं। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दस empowered द एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं, मिनिस्टर से पहले वो क्या है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब भी यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो जनता यहाँ पर करती है, जनता लोगों को सिलेक्ट करेगी, वो लोग यहाँ पर एमपी बनेंगे, फिर उनमें से जो भी लोग होंगे वो मिनिस्टर यहाँ पर बनेंगे। तो बेसिक हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भी मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि जनता जो है वो यहाँ पर उनको इलेक्ट करती है। तो जनता के जो भी यहाँ पर काम होंगे उनके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, जनता के बिहाफ में, वो काम कौन करेंगे, मिनिस्टर आपको करते हुए दिखाई देंगे। ही और शी इज फाइनल आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर डिसीजन। ठीक है, जो भी मंत्री जी ने यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर लिया है उससे क्या होगी कि जनता जो है वो सवाल पूछेगी और मिनिस्टर साहब जो है उनको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई है और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें जो मंत्री जी हैं उनका यहाँ पर आपको फाइनल जो है वो से देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको जनता को यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, जो प्रेसिडेंट यहाँ पर होते हैं वो किस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव हेड की तरह यहाँ पर काम करेंगे, मतलब जो भी हमारे देश में काम होता है ना, तो वो किसके नाम पर होगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव हेड की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव हेड जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी पावर को जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो आपको बताना है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके पास केवल नॉमिनल पावर होती है, जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास देखने को मिलेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर द लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में क्वीन आपको देखने को मिलेंगी, उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी जो पावर्स होती हैं वो सेरेमोनियल तरीके की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भले वो सारे काम नहीं करते हैं लेकिन उनके नाम पर ही सारे काम जो है वो किए जाते हैं। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट का काम होता है, ताकि है ना सब लोग यहाँ पर क्या है कि हार्मनी के साथ यहाँ पर काम करें और जो यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट की कामना हम यहाँ पर करते हैं कि सब चीज़ें हमारे देश में सही तरीके से होनी चाहिए, वो यहाँ पर हों। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं, अब प्रेसिडेंट उसको साइन थोड़ा ना करते हैं, वो तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर साइन किया जाता है। जो भी इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज के साथ आपको देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन नाम किसका होगा, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड जो कि प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनके नाम पर वो चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है। चलिए, हाउ कैन अ जज बी रिमूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो जज यहाँ पर होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रिमूव किए जा सकते हैं, उनके बारे में बात होती है। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मान लीजिए कि हम प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपनी कुर्सी से यहाँ पर हटाएंगे, है ना, मतलब उनको यहाँ पर हम रिमूव करेंगे, तो प्रेसिडेंट के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। मतलब जो ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ना इम्पीचमेंट, ये केवल किसके लिए यूज किया जाता है, ये चीज जो है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बाकी के जो लोग हैं, है ना, इम्पीचमेंट जो शब्द है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर जो है वो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुक वगैरह में जो है वो इम्पीचमेंट जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं उनके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इम्पीचमेंट का मतलब है इन सेम मैनर। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का मैनर होता है ना, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर आप देखोगे तो वहां पर दोनों हाउसेस जो है वो यहाँ पर क्या करें, उनको जो है वो वोटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बात अच्छा ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट जो यहाँ पर होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि इनका कारण क्या होगा, प्रेसिडेंट को कब हम इम्पीच कर सकते हैं। आज तक तो कोई प्रेसिडेंट यहाँ पर इम्पीच नहीं हुए, लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर वॉयलेशन यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो ये चीजें हमारे संविधान में लिखी गई है कि उनको हम यहाँ पर इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए जो है वो चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी जज जो है उसको यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है,
तो जज रिमूव करना है तो वो प्रोसेस जो है वो लोकसभा में भी स्टार्ट करी जा सकती है और राज्यसभा में भी स्टार्ट करी जा सकती है, ठीक है। अब लोकसभा में जब यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी ना, तो एटलीस्ट यहाँ पर 100 मेंबर्स जो हैं उनका यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। राज्यसभा के केस में करीब 50 मेंबर जो हैं उनका यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए कि हम लोग जज को रिमूव करना चाहते हैं। ये तो सपोर्ट की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये मोशन, तब यहाँ पर स्पीकर के ऊपर होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो खत्म हो गया, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो 3 मेंबर की यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। 3 मेंबर की जो है वो कमेटी बनेगी। एक में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके यहाँ पर जज हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक में आपको हाई कोर्ट के जज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन जिसको यहाँ पर क्या है कि जो ये कानून वगैरह होते हैं ना उसकी जानकारी है, जिसको हम विधिवक्ता यहाँ पर कहते हैं, उनको यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड लॉयर यहाँ पर कहते हैं। तो उनकी एक कमेटी बनेगी। अब ये कमेटी जो है वो जांच यहाँ पर करेगी। जांच करने के बाद अगर लगता है कि हाँ भाई कुछ गलत यहाँ पर हुआ है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकैपेसिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि वोटिंग होगी। वोटिंग करने के बाद यहाँ पर क्या है कि 2/3 लोगों ने अगर यहाँ पर वोट कर दिया कि जज को हटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा से बिल पास हो गया। अब यही सेम चीज अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, तो ये चीजें राज्यसभा में यहाँ पर होगी, वहां पर भी 2/3 लगेगा। अब अगर मान लीजिए कि ये बिल जो है वो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर ना केवल वोटिंग करी जाएगी, ठीक है। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा के बाद राज्यसभा में अगर जाएगा वो, ठीक है, तो राज्यसभा में केवल वोटिंग होगी। ये कमेटी जो यहाँ पर बनी है ना, ये सब काम नहीं होगा। और वहां पर भी अगर पास हो गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, जज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर होता है। तो 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर वोट करेंगे कि हाँ इनको हटाना है, तो यहाँ पर काम होगा। इट हैज नेवर हैपेंड सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और अभी तक इस तरीके की कोई चीज जो है वो भारत के इतिहास में यहाँ पर नहीं हुई है। वाई हैड द मंडल कमीशन बिकम अ डिबेटेबल इशू इन इंडिया, ठीक है। तो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन जो है वो सोशली और एजुकेशनली जो यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर बताया था, है ना, कि मंडल कमीशन जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक डिबेटेबल इशू यहाँ पर क्यों बन गया था। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में जो थे वो सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर आ रहे थे। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे उनके ओपिनियंस भी थे, जो इसके अगेंस्ट में थे उनके भी ओपिनियन थे। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट, ठीक है। तो प्रोटेस्ट यहाँ पर होने लग गई। दूसरी बात, पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि पहले 100 सीट यहाँ पर होती थी, अब 27% जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वालों के लिए जो है वो यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है। तो कितनी बची है अब, 73। तो पहले 100 सीट के लिए कंपटीशन होता था, अब 73 सीट्स के लिए यहाँ पर कंपटीशन होगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोगों को ये लगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो जा रही हैं। सम फेल दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटीज, ठीक है, जॉब रिजर्वेशन। और कई लोग यहाँ पर जो इसका सपोर्ट कर रहे थे उनको ये लग रहा था कि यार हमारे समाज में पहले से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिल रही है, इनके साथ बहुत गलत यहाँ पर हुआ है, तो इनको रिजर्वेशन की यहाँ पर जो है वो आवश्यकता है। और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये अनफेयर है बिकॉज दिस वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी, है ना। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए सबको बराबर तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि उन लोगों को डिनाई कर रहे हो जो बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं है, तो रिजर्वेशन उनको मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से लोग इसके अगेंस्ट में। सम फेल दैट दिस वुड हैम्पर नेशनल यूनिटी, है ना, कि लोगों को ये लगेगा कि यार रिजर्वेशन मिल गया है तो उससे जो नेशनल यूनिटी है उसको भी यहाँ पर खतरा होगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि प्रोटेस्ट हुआ। फिर जुडिशरी में जो है वो केस पहुंचा। जुडिशरी ने जो है ये रिकमेंडेशंस को यहाँ पर क्या किया कि अपहेल्ड किया, मतलब कि इसको यहाँ पर वैलिड करार दिया। इंदिरा साहनी का जो केस यहाँ पर था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली, और लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर आप करिए, मतलब कि सब लोगों को यहाँ पर नहीं देना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिसको इसकी जरूरत हो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिले, बाकी लोगों को ना मिले, ठीक है। तो ये भी हमने सब जो है वो वन शॉट रिवीजन में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। तो जिनको लग रहा है कि सर टॉपिक्स हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, है ना, या इसका एक वन शॉट रिवीजन यहाँ पर हो जाए, तो वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो वन शॉट रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आप देख लीजिएगा, तो आपको ना ये सब चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन अ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जिसमें दो तो मिनिमम होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा जब यहाँ पर पार्टीज मिलकर कोई सरकार बनाती है तो उनको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसमें यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है वो यहाँ पर क्या होता है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही और शी लाइक्स, ठीक है, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टीज ने आपको सपोर्ट दिया है।
कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ही यहाँ पर हुआ कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, मतलब कि आप किसी पार्टी के सहयोग से जो है वो अपनी सरकार यहाँ पर चला रहे हो, तो आप हमेशा अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, दूसरी पार्टी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ है उनकी बात भी यहाँ पर सुननी पड़ेगी। ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फंक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर, ठीक है। तो मतलब सब लोगों को यहाँ पर अपने जो विचारधारा है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। ही ऑल्सो हैज टू हीड to the views and position of the coalition partner and other parties on who support the survival of the government depends, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है तो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आप ये ऐसा मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ना अपनी पावर का पूरी तरीके से यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो अपने सपोर्टर्स की बात यहाँ पर नहीं मानेंगे तो हो सकता है भविष्य में सपोर्टर्स अपना जो सपोर्ट यहाँ पर था उसको यहाँ पर खींच लें, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो सरकार है वो यहाँ पर गिर जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक भी होता रहता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोनोपोली जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर की, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगली बात हो रही है कि व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन, है ना। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो यहाँ पर क्या है कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके सपोर्ट में काम करेगी या एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर सपोर्ट करेगी, तब उससे यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। सो जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, है ना। जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो ना तो यहाँ पर लेजिस्लेचर और ना तो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर कंट्रोल में होना चाहिए। जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर, ठीक है। मतलब जजेस वगैरह क्या करेंगे कि उनको अगर कोई यहाँ पर एक्शन वगैरह यहाँ पर मिलता है, ठीक है, कि भाई सरकार ये कह रही है कि आप इस तरीके से काम करो, तब तो फिर जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं होगा। लोगों का जो विश्वास यहाँ पर जुडिशरी पर बना हुआ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव यूनिट्स, ठीक है, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो एक बात ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ हम यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बात करें और एक तरफ हम यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर पावरफुल होगी, ठीक है, तो जुडिशरी यहाँ पर क्या होगी, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगी, है ना, कि गवर्नमेंट के खिलाफ वो एक्शन नहीं ले पा रही है। तो जुडिशरी का पावरफुल होना जो है वो जरूरी है, ताकि यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है ना उसके काम के ऊपर क्रॉस चेक यहाँ पर बना रहे। अगर सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, जुडिशरी सरकार के हिसाब से काम करेगी, तो जो अलग अलग तरीके के वॉल्यूशंस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वो चीजें यहाँ पर आपको सही तरीके से उसके ऊपर जो है वो क्रॉस चेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं और पावर्स हैं उनके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। हमारे देश में जो फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने की वो कौन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो पार्लियामेंट है। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, है ना, मतलब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन पुराना था तो उसको अगर हमको यहाँ पर चेंज करना है तो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी यहाँ पर किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो मिनिस्टर्स को आंसर यहाँ पर करना होता है। कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाई है, ठीक है। कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, मतलब जो भी पैसा सरकार यहाँ पर इकट्ठा करती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहाँ पर जाता है। तो अगर वहाँ से कोई पैसा निकालना है ना, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर वोटिंग रहेगी। संसद जब यहाँ पर परमिट करेगा तभी यहाँ से क्या होगा कि पैसा निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं और कुछ पावर्स हैं जो कि आपको पार्लियामेंट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो 3 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगला सेगमेंट अब हम देखते हैं जिसमें हम वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखो दिया हुआ है कि स्टेट हाउ वर्किंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम वगैरह करते हैं वो ईजी टास्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस बात को जो है वो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई क्यों बोला जा रहा है कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट एन ईजी टास्क। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए लीडर्स का हाथ यहाँ पर जो है वो बंधा होता है।
इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटीज एंड रूटीन्स, ठीक है, दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मीटिंग्स होंगी, है ना, कमिटीज़ बनाई जाएंगी, अलग अलग रूटीन यहाँ पर फॉलो करना होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, कि अब मीटिंग ही चल रही है, कमिटीज़ ही बनाई गई हैं, कमिटी की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी तब आगे बनेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए और इससे फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर लोगों को हो सकती है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन मेकिंग, है ना, मतलब कई बार क्या होते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है ना, अदरवाइज क्या होगा कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन यहाँ पर लेंगे तो उससे नुकसान यहाँ पर जो है वो हो सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू टेक गुड डिसीजन वेरी क्विकली, ठीक है, बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, ठीक है, मतलब जब बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो जल्दी भी डिसीजन यहाँ पर आ सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि कोई गलत डिसीजन यहाँ पर ना आए, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी प्रोसीजर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसके ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे और इससे ये बात निकल कर सामने आएगी कि इंस्टीट्यूशन का काम करना जो है वो बिल्कुल आसान टास्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, विच टू कैटेगरीज कंस्टिट्यूट द एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, तो जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स की यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो यहाँ पर कौन कौन सी है, तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे, तो डिफरेंस भी मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वगैरह में बताया हुआ है। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पीरियोडिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना, मतलब इसमें क्या है कि इसमें इलेक्टेड बाय द पीपल है और यहाँ पर क्या है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या है कि उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, है ना। तो यहाँ पर एक बात आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जब सरकार यहाँ पर चली जाएगी तो जो उस टाइम पीरियड पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो भी यहाँ पर चले जाएंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के केस में अगर हम देखेंगे कि पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पर होता है जब तक उनकी एज वगैरह यहाँ पर रहेगी। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, ठीक है, दे आर द सिविल सर्वेंट्स, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, ठीक है। तो उनका ऑफिस चेंज नहीं होगा कि अभी दूसरी पार्टी यहाँ पर रूल कर रही थी तब वो यहाँ पर थे, दूसरी पार्टी आ गई तो चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो जब तक उनका टर्म यहाँ पर समाप्त नहीं होता तब तक वो लोग काम करेंगे। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का एग्जांपल दे दो। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर होते हैं उसमें आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिविल सर्वेंट हो गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह हो गए, उनका एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो ये दो तरीके के एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें हमने अभी यहाँ पर ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी है, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या होती है सरकार को चलाने में। सिविल सर्वेंट्स आर यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में भी सुना होगा, तो कई लोग उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके पास एजुकेशन ज़्यादा होती है और उनके पास उस सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट द इकोनॉमिक्स इन द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर साहब को तो क्या है कि जनता ने इलेक्ट किया है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में यहाँ पर एडवाइजर आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट नॉलेज यहाँ पर उनके पास होती है। समटाइम्स मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर्स को ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती, बट दे आर सपोर्टेड इन ऑल दीज मैटर्स बाय द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सपोर्ट कौन करेगा? सिविल सर्वेंट, वो उनको बताएंगे कि सर प्रोज यहाँ पर क्या है, कॉन्स क्या है ना, वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, कि उन चीज़ों के बारे में बात होगी। दिस कुड इजीली हैपन इन द मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग। तो हर तरीके की मिनिस्ट्रीज में इस तरीके के सिविल सर्वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो मिनिस्टर्स की यहाँ पर मदद करते हैं, ठीक है। वो एडवाइस करेंगे लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो मिनिस्टर का यहाँ पर होगा। व्हाट पावर्स रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके चेयरमैन होते हैं, और जो भी डिफरेंट वर्क्स वाले होते हैं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जो होते हुए दिखाई देते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करते हैं। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, तो जो डिसीजन यहाँ पर होगा वो प्राइम मिनिस्टर का फाइनल होगा। और उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। जैसे जब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, है ना, या उनकी एडवाइस यहाँ पर प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। और अगर मान लीजिए कि कभी कुछ चेंज करना है तो चेंज किया जा सकता है।
ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको इसकी पोस्ट से जो है वो हटाया जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले अभी बहुत सारे जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर हटाया गया, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर उनके पास मेजोरिटी नहीं है या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्विट कर दिया तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो यहाँ पर उसको क्विट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये प्राइम मिनिस्टर के पावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो प्रेसिडेंट अपने मन से यहाँ पर जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, बट ऐसा केस अगर कभी आ जाएगा तो ये अपने मन की यहाँ पर सुनेंगे, उनका डिस्क्रेशन जो है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शन द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अगर मान लीजिए कि कोई मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पर आ गई या कोलिशन कोई बन गया तो उनका जो भी यहाँ पर लीडर होगा उसको अपॉइंट करेंगे, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जो है या उसको कोलिशन जो है उसको मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं मिली लोकसभा में, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज और हर डिस्क्रेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा कि अपनी जो इच्छा शक्ति है उसका यहाँ पर प्रयोग करेगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो वो क्या करेंगे कि उस पर्सन को यहाँ पर बुलाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि विश्वास होगा कि भाई इस इंसान को अगर मैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनाऊंगा तो ये मेजॉरिटी लेकर आ जाएगा और अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर प्रूव कर देगा। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव अ मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डिस्क्रेशन का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया कि उसको बुलाया कि तुम सरकार यहाँ पर बनाओ, और अपने डिस्क्रेशन के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा कि वो यहाँ पर उसको बोलेंगे कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो है वो अपनी मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ जो होता है वो आपको यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। ठीक है, बाकी समय में तो क्या होगा कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पर यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हाउ आर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, सिंपल सी बात है, द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी या कोलिशन, जो कि लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तब तक यहाँ पर उनमें से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर यहाँ पर बन रहा है ना, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उसको 6 महीने में यहाँ पर किसी ना किसी लोकसभा में या राज्यसभा में मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, उसी को बस आपको दोबारा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, Why was the मंडल कमीशन अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, 1979 में जब मंडल कमीशन बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मंडल कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था। सो यहाँ पर याद रखिएगा 1979 में अपॉइंटमेंट हुआ, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बना, और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके जो प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, चेयरमैन थे, उनका नाम भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ईयर मेंशन कर देना और डैश लगाकर ये बता देना कि किसकी अध्यक्षता में जो है वो पहला यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो स्टैब्लिश किया गया था, और इसी वजह से इसको मंडल कमीशन बोलते हैं। इसको ये बोला गया था कि आप यहाँ पर क्या करिए कि सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं भारत में, ठीक है, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कैसे हम क्या करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पर होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई। और यहाँ पर क्या है कि उनसे ये भी बोला गया कि आप कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दीजिए कि कैसे हम उनको एडवांसमेंट उनमें ला सकते हैं, मतलब उनकी जो स्थिति है उसको कैसे यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन स्टैब्लिश किया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1980 में दी है ना, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जिसमें से 27% जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर बताई गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि मंडल कमीशन जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, और उसने यहाँ पर इस तरीके की जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में देखो लिखा हुआ है कि हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन यहाँ पर होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम जो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए जो है वो वोटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी को भी नहीं कर सकते अपॉइंट, है ना। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब कि जो भी पार्टी, अगर कोई मान लीजिए कि सिंगल पार्टी है जो मेजॉरिटी में है, तो उसको यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई कोलिशन यहाँ पर बना है
तो उसके जो लीडर यहाँ पर होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि हमारे लीडर होंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं लेकिन किसी को भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को भी कर दिया। वो जो भी मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पर होती है, उनका जो भी लीडर यहाँ पर डिसाइड होगा उसको यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस, ठीक है, गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन हु इज मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट, जिसमें हम डिस्क्रेशन की बात करी थी अभी मैंने, है ना, कि डिस्क्रेशन जो होगा उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। वैसे तो 5 साल में इलेक्शन यहाँ पर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल नहीं होता है। अगर 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, जीत के आ गए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो हमारे देश में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, जो प्रेसिडेंट की पावर यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है ना, सरकार कोई भी काम यहाँ पर करती है, तो याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगा। प्रेसिडेंट भले उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे जो काम यहाँ पर होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, द लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। ठीक है, हिज और हर दोनों कर सकते हैं हम, यहाँ पर बुक में हर लिखा हुआ है तो इसलिए हमने हर यूज़ किया है। तो जो भी मेजर पॉलिसी डिसीजन वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई भी कानून वगैरह होता है, तो वो याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर जो है वो यहाँ पर इशू किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जो जज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर जो गवर्नर्स यहाँ पर स्टेट के होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी अलग अलग कंट्रीज में एम्बेसडर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। तो इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है ना, जो भी एग्रीमेंट वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर साइन किए जाते हैं। भले प्राइम मिनिस्टर जी वहां पर गए हैं, लेकिन नाम जो होगा वो प्रेसिडेंट का ही आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया होती है, उसके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर आप याद रखना, ठीक है, गलती से प्राइम मिनिस्टर मत लिख देना। ये 1 मार्क में भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। सो आंसर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे सुप्रीम कमांडर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दिया हुआ है कि हाउ आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड एंड हाउ कैन अ जज बी रिमूव। ठीक है, तो रिमूवल के बारे में हमने एक बार और बात करी थी, अब अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है। सो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनका यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है तो ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होगा, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं उनका यहाँ पर कंसल्टेशन जरूरी है। वैसे याद रखिएगा एक दूसरा टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके बेसिस पे क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर कुछ नाम रिकमेंड करती है और उसके बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देते हैं। सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है भारत का यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो गई। फिर मैंने अभी आपको रिमूवल प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, कि ओनली रिमूव बाय इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में 2/3 अलग, राज्यसभा में 2/3 अलग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज वगैरह हैं उनको तो कभी रिमूव किया नहीं गया है ना, क्योंकि ये डिफिकल्ट काम यहाँ पर होगा। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत डिफिकल्ट काम यहाँ पर होता है कि भाई उनको यहाँ पर रिमूव करो आप, उसी तरीके से इनकी प्रोसेस जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी उस तरीके से यहाँ पर ये रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है वो रिमूवल और अपॉइंटमेंट के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का आ सकता है, तो उसके बारे में आप इस तरीके से पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन 50 क्वेश्चंस का, जिसमें अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस यहाँ पर थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए, और मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई डाउट यहाँ पर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं आपके कमेंट का जो डाउट वगैरह होगा वो यहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं कि सर हमारा कंटेंट जो है वो हिंदी में रहता है, तो हिंदी में भी हमको पढ़ाया जाए। तो आप लोगों की इस बात को सुनते हुए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से जो एक YouTube चैनल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, आप इसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पर जो सभी कंटेंट होगा वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, और आसानी से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आप हिंदी से नहीं हैं और आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके साथ भी जो है वो चीज़ों को ज़रूर शेयर करें।
केजी से लेकर 12th क्लास तक की जो क्लासेस यहाँ पर होती है मैग्नेट ब्रेन्स पर, वो आपको 100% यहाँ पर फ्री जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है। सो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, उससे एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन जहां पर ये चैप्टर आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें अब हमारा सिविक्स जो है वो खत्म हो गया है। अब अगले जो सेशन होगा उसमें हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है पॉवर्टी, उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर की लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।